आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। आतंकी तैमूर राणा आखिरकार भारत लाया गया। दिल्ली लाया गया आतंकी तैमूर राणा, और आतंकी तैमूर राणा की जो पहली तस्वीर है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत में तैमूर राणा की जो पहली तस्वीर सामने आई है, देखिए। एनआईए कस्टडी में तैमूर राणा की पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। अमेरिका से तैमूर राणा का प्रत्यर्पण हुआ है। मुंबई हमले का आरोपी है तैमूर राणा। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आतंकी तैमूर राणा की, वो पहली तस्वीर है जो भारत आने के बाद सामने आई है, और दूसरी तस्वीर कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यह है आतंकी तैमूर राणा जो अमेरिका से लाया गया है। काफी लंबे अरसे से प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार भारत को कामयाबी मिली और तैमूर राणा को दिल्ली लाया गया। और आप तैमूर राणा की वो पहली तस्वीर देख रहे हैं। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, पीछे से ये तस्वीर ली गई है। एनआईए टीम के साथ तैमूर राणा इस वक्त नजर आ रहा है, और जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत पटियाला हाउस कोर्ट में राणा की पेशी होगी। 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा भारत की सरजमी पर आ चुका है, और अब भारतीय जांच एजेंसी उसके गुनाहों का हिसाब करेंगी। देश को इसी का तो इंतजार था। 26/11 के एक एक आतंकी को चुन चुन कर कब्र में सुला दिया जाए। अब की बार बारी तैमूर हुसैन राणा की है, जिसका हिसाब देश की अदालत करेगी। 26/11 की मौतों के हिसाब का एक और चरण आज पूरा हुआ। तैमूर राणा को फांसी की सजा हो, और उसको भी कड़ी से कड़ी पब्लिक के सामने खुले मैदान में ये लोग को फांसी देना चाहिए। उनको शरीर का एक एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक छिड़क के, नमक का छिड़काव करके ये लोग को बहुत दर्द भरी मौत देनी चाहिए। मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। जब उसको फांसी लटकाया जाएगा तो तब जो ना देश के अंदर एक खुशी की लहर होगी। मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर फांसी की ये आवाजें 17 सालों से देश के कोने कोने में गूंज रही हैं। लेकिन तैमूर हुसैन राणा अमेरिका में बैठा था, देश के कानून से बहुत दूर। अब तैमूर राणा के सजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या होगा तैमूर हुसैन राणा का? फांसी मिलेगी या उम्र कैद होगी? इस सवाल का जवाब तो देश की अदालत तय करेगी, क्योंकि तैमूर राणा की क्राइम फाइल इतनी मोटी है कि फांसी वाली मजबूत रस्सी में उसकी गर्दन बिल्कुल फिट बैठती है। ये हम नहीं कह रहे। 9 साल 11 महीने की थी तब देविका, जब आतंकियों के अंधाधुंध फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और 6 बार उसका ऑपरेशन हुआ। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो बुट्टा सरीका जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मैं क्वेश्चन मांगती आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। मैं जैसे मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती वैसी एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे, वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पैर से गोली निकाली गई। मेरे पापा ने अब्बू इस्माइल और कसाब को दोनों को देखा था, और मैंने कसाब को। फिर 10 जून 2009 को कोर्ट में जाके हमने आइडेंटिफाई किया था। तुकाराम ओंबले 26/11 का वो जांबाज मुंबई पुलिस का कांस्टेबल, जिसकी वीरता की गाथा चाव से सुनी सुनाई जाती है, जिसने आतंकवादी कसाब के स्टेन गन का मुंह पकड़ लिया, जिसमें छलनी हो गया लेकिन हाथ से आतंकी का हथियार नहीं छूटा। उसी तुकाराम ओंबले के भाई को सुनिए, जिनका पुराना जख्म आज भी हरा है 26/11 के आतंकियों से पूरा हिसाब करने के लिए। असली मास्टरमाइंड है हेडली, उसको भी कैसे भी करके यहाँ पे लाना चाहिए, और उसको भी कड़ी से कड़ी पब्लिक के सामने
खुले मैदान में ये लोग को फांसी देना चाहिए। उनको शरीर का एक एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक छिड़क के, नमक का छिड़काव करके ये लोग को बहुत दर्द भरी मौत देनी चाहिए, ताकि 26/11 के हमले में जो 166 लोग जो शहीद हुए हैं, मर चुके हैं, कोई लोग इंजर्ड है, अभी भी वो डिस्टर्ब है। ऑपरेशन आसान नहीं था। भारत पिछले 17 वर्षों से राणा और उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगा था। जाहिर है तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद अब हेडली की बारी है। मुंबई हमले का पूरा ग्राफ समझिए, क्योंकि तभी तय कर पाएंगे कि राणा के साथ क्या किया जाना चाहिए। मुंबई हमले का पाकिस्तान प्रायोजित पूरा प्रोग्राम समझिए, जिसमें पाकिस्तान की ISI ने मास्टर प्लान बनाया। आतंकी हाफिज सईद इसका मुख्य साजिश करता था। तहव्वुर राणा हमले का मास्टरमाइंड था। डेविड हेडली चीफ हैंडलर था। कसाब और बाकी आतंकियों को हमले को अंजाम देना था। यह तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था और इस डॉक्टर ने हिंदुस्तान पर सबसे बड़े हमले का प्लान तैयार किया था। लिहाजा फांसी के लिए उठ रही आवाजों के दर्द को पहचानना होगा। जिस बच्चे का बाप गया है, जिस औरत का पति गया है, वो तो इसी हालत में मिलने वाला नहीं। लेकिन उसके आगे जाके एक दादा हमेशा बात कहते थे कि मैं जो वर्दी पहना हूँ, मैं घर के बाहर अगर जाता हूँ तो ये वर्दी का मुझे सम्मान करना चाहिए, मेरे देश के प्रति मेरा कर्तव्य निभाना चाहिए। तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण भी इतना आसान नहीं था। इसकी क्रोनोलॉजी देखिए। 2011 NIA ने चार्जशीट दाखिल की। 4 दिसंबर 2019 डिप्लोमेटिक चैनल से प्रत्यर्पण की मांग हुई। 10 जून 2020 अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की गई। फरवरी 2021 प्रत्यर्पण के लिए US को नोट भेजा। 22 जून 2021 अमेरिका में सुनवाई के दौरान सबूत दिए गए और नतीजा हुआ कि ट्रंप ने दूसरी पारी शुरू करते ही राणा के प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी। राणा को लेकर जो कहा जा रहा है कि उसे जेल के अंडा सेल में रखा जाएगा, इस अंडा सेल के बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि फांसी से पहले आतंकी कसाब को भी अंडा सेल में ही रखा गया था। क्या होता है अंडा सेल? डिटेल देखिए। जेल का सबसे सुरक्षित हिस्सा, सेल का आकार अंडे की तरह। खूंखार कैदियों को रखा जाता है इसमें। कोठरियों में बिजली नहीं होती। कैदियों को अंधेरे में रखा जाता है। केवल सोने के लिए एक बिस्तर होता है। कोठरी के बाहर इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है। कोठरियां पूरी तरह से बॉम्ब प्रूफ होती हैं। मतलब आतंकी तहव्वुर राणा का पूरा हिसाब होगा। एक दिन में नहीं, हर पल राणा अपनी मौत की भीख मांगेगा। यहाँ आपको फिर से क्लियर कर दें कि तहव्वुर राणा पर जो आरोप है, जिसकी अदालत में सुनवाई होगी, वो क्या क्या है। नंबर 1, 2005 से मुंबई हमले की तैयारी की। नंबर 2, 13 से 21 नवंबर 2008 में रेकी की। नंबर 3, 10 आतंकी को मुंबई के बारे में ट्रेनिंग दी। नंबर 4, मुंबई हमलों के दौरान आतंकियों को दिशा निर्देश देता रहा। राणा के गुनाहों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। 64 साल की उम्र में भारत लाया गया है। लिहाजा जो तय दिख रहा है वो ये कि पाकिस्तान की जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ, जिन पाकिस्तानी आकाओं हाफिज सईद के इशारों पर हिंदुस्तान में खून बहाया, उस पाकिस्तान में अब उसे दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी हासिल नहीं होगी। Our record indicates he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position. We will give further updates in due course. 72 हुरों का ख्वाब उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ते दिख रहा है। मुंबई हमलों में अब तक कितने गुनाहगारों का हिसाब हो चुका है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तहव्वुर राणा अब राज उगलेगा। पाकिस्तान के खून से सने हाथ का, ISI का, हेडली का, हाफिज सईद का और उन बेगुनाहों का जिनके खून से मुंबई की सड़कें नहा गई थी। तो इंतजार कीजिए उस पल का जब हिंदुस्तान की अदालत तहव्वुर हुसैन राणा की मौत पर मुहर लगाएगी और देश के दिल में ठंडक का एहसास होगा। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश भर के कई शहरों में आज वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कोलकाता, भोपाल से लेकर पटना तक में विरोध प्रदर्शन किया गया। वक्फ कानून के खिलाफ कई संगठन सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने में लगे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार को कोर्ट में चुनौती देकर चौतरफा हमले में जुटा है।
वक्फ कानून के विरुद्ध भाईजान का युद्ध, वक्फ कानून के खिलाफ भाईजान का सड़क पर संग्राम, नए वक्फ कानून से माफिया पर स्ट्राइक, पटना से भोपाल प्रदर्शन के नाम पर बवाल, वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बंद का आह्वान किया है। कोलकाता, पटना और भोपाल समेत कई शहरों में इसका असर देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और निशाने पर मोदी सरकार है। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। जमीयत उलेमा के प्रदर्शन में हजारों की संख्या में मुसलमान शामिल हुए, हाथों में झंडा और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कोलकाता के रामलीला मैदान में जुटे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी कर रहे थे। मंच पर वक्फ कानून की मुखाफलत करते हुए उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। वहीं कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे कई प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर दिया, जिस वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी वहां मौजूद बसों पर चढ़कर कानून के विरोध में झंडा लहराते दिखे। वाकफ बिल पास हुआ है, क्यों हुआ? ये किसका प्रॉपर्टी है? किसका? मोदी का प्रॉपर्टी है या सरकार का प्रॉपर्टी है? ये हमारे मुस्लिम का प्रॉपर्टी है। हमारे बाप दादा ने ये छोड़ कर गया हम लोगों के लिए। ये प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। आपको क्या लगता है कि रोड पे इस तरह से प्रोटेस्ट करके फायदा होगा कि आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा? ऑब्वियसली कोर्ट तक भी जाएंगे और यहाँ भी प्रोटेस्ट करके हमारा फायदा है। देखिए, एक समुदाय को टारगेट कर रहा है। ये बात जो बोला सच बोला। ओनली मुसलमान को टारगेट कर रहा है। जो कुछ हो रहा है सब मुसलमान के। हालांकि दूसरी ओर वक्फ कानून पर कई मौलाना अब भी सरकार के समर्थन में खड़े हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना बरेलवी ने कानून का समर्थन किया है। साथ ही मुसलमानों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी। वहीं नए वक्फ कानून के खिलाफ आज पटना से सुल्तानगंज इलाके में इमारत शरिया नाम के संगठन ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसका मिला जुला असर दिखा। प्रदर्शन से पहले संगठन ने बैठक की, जिसमें कहा गया कि वक्फ कानून से मुसलमानों को फायदा नहीं, नुकसान होगा। एक आदमी अगर वो दरखास्त दे देगा कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो वो मुतनाज़ समझी जाएगी और कलेक्टर साहब उस पर फैसला करेंगे या उससे ऊपर का जो अफसर होगा फैसला करके वो वक्फ की जमीन सरकार जब्त कर लेगी। तो एक हंगामा बरपा है इस गैर दस्तूरी कानून के खिलाफ और अदालत से रुजू किया गया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आएगा। ऐसी ही स्थिति भोपाल की भी रही, जहां सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर मुसलमान धरने पर बैठे। यहां पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया था। जो वक्फ कानून बना है उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं और उसके लिए कल एक धरना सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान पे 2 बजे से 4 बजे के बीच रहेगा। सभी साथियों से दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचे, कोशिश करें कि अपने साथियों को वक्फ के बारे में समझाने की भी कोशिश करें। वक्फ कानून के खिलाफ सड़क से लेकर कोर्ट तक में लड़ाई लड़ी जा रही है। कल जुम्मे की नमाज है। ऐसे में यूपी, बिहार, एमपी समेत कई राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए विरोध का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। जहां एक तरफ विपक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो वहीं मुस्लिम संगठन सड़क पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।